नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप यदि आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। कुछ जरूरी बातें जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली जरूरी बात तो यही कि हम दलहन है, जो दालें हैं, हमारे आहार का मुख्य हिस्सा है, मुख्य भाग हैं। कई तरह की दालों का प्रयोग हम करते हैं कि दालें प्रोटीन का स्रोत हैं, जो हमारे पोषक तत्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना प्रोटीन के हमारे शारीरिक विकास नहीं हो सकता। बहुत तरह की व्याधियां हो जाती हैं और जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, उसका विकास, उसका निर्माण तो बिना प्रोटीन के हो ही नहीं सकता। और दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। दालों के रूप में अरहर की दाल हमारे देश में बहुत प्रयोग होती है। पूरे देश में ही अरहर का दाल का प्रयोग होता है। इसके बगैर तो हमारे आधे देश का भोजन ही पूरा नहीं है। इसी तरह जो माँ की दाल होती है, जो उड़द की दाल होती है, ये भी उत्तर भारत का प्रमुख आहार है। पूरा पंजाब माँ की दाल के बिना अपना भोजन को अपूर्ण समझता है। हम यदि बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, हर जगह दालों का प्रयोग होता है। कई तरह की दालों का प्रयोग हमारे भोजन के रूप में होता है। इसमें अरहर की मैंने बताई, उड़द की मैंने बताई, मूंग की बताई, कुल्थी भी कई जगह प्रयोग होती है और कई जगह लोबिया का प्रयोग होता है। बहुत सारी दालों का प्रयोग होता है और दालें हम हजारों हजारों सालों से प्रयोग करते रहे। दालों में हम आत्मनिर्भर भी थे, लेकिन जैसे ही हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, कृषि संबंधी नई नीतियां बनी, हम अपनी आवश्यकता की दालों को भी विदेश से मंगाने के लिए मजबूर होने लगे। हम दालों के मामले में परतंत्र होते चले गए। इसलिए हमारे आवश्यकता की अधिकांश दालें विदेश से आयात की जाती थी। अभी सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं और प्रयास के माध्यम से हम दालों के उत्पादकता में आगे बढ़े हैं। दालों को की कृषि लेना बहुत सहज है और इसीलिए आज का टॉपिक मैंने दालों की उत्पादकता पे लिया है। दालों की जो उपज है हम साल में 3 बार ले सकते हैं। रबी के रूप फसल के रूप में ले सकते हैं, खरीफ की फसल के रूप में ले सकते हैं और ग्रीष्मकालीन समय में, जिसको जायद की खेती कहते हैं, उसके रूप में भी हम दालों का उत्पादन ले सकते हैं। और जो ग्रीष्मकालीन दालों की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास अपार संभावना है। यद्यपि जब से हमारे देश में आधुनिक खेती की शुरुआत हुई, हरित खेती की शुरुआत हुई, हमारे किसानों को सिर्फ 2 फसलों पर केंद्रित करके रख दिया या ज्यादा से ज्यादा 3 फसलों पर। पहली तो गेहूं, गेहूं उत्पादकता और गेहूं को हमारे आहार का प्रमुख अंग बना दिया गया। दूसरा था चावल का, तीसरा था गन्ने का। हमने दालों का जो खेती करना तो छोड़ ही दिया, क्योंकि दालें हमारे आहार का प्रमुख हिस्सा रही है। दालों में हम परतंत्र होते चले गए और इसकी कीमत भी हमने बहुत तेजी से चुकाई है। जब भी विदेशों में दाल की जो खेती कम होती है तो अच्छा अनायास हमारे देश में दालों की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन हमारे किसान थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा प्रयास करें तो दालों के मामले में वो अच्छी उपज ले सकते हैं। दालों की खेती करना बहुत सहज भी है कि उसमें ज़्यादा ना तो रासायनिक खादों की जरूरत पड़ती है, ना कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है और कम पानी वाले क्षेत्र में भी दालें उत्पन्न हो जाती हैं। दालों की जो फसल है, गेहूं और चावल के मुकाबले में कम अवधि में तैयार हो जाती है और साल में 3 बार आप चावल की दालों की फसल ले सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा जो हमारे किसान मित्र हैं, जैविक खेती भी करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं, यदि अपना ध्यान दालों के ऊपर केंद्रित करेंगे तो उनको अच्छी आय हो सकती है। उनके आय का साधन प्रमुख एक बन सकता है। तीसरी चीज है, दालों के साथ में एक और प्रमुखता है जो अन्य फसलों में नहीं। दालें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करती, बल्कि हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यदि आप रबी और खरीफ की फसलों के मध्य में एक बार दाल की फसल ले लेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है, मिट्टी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और दालों की जड़ों में तो ऐसे जीवाणु भी रहते हैं जो फास्फोरस, पोटासियम, जिंक आदि की जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो भी वृद्धि करते हैं। यानी कि मिट्टी के उपज में वृद्धि करते हैं, न कि मिट्टी की पोषकता को ग्रहण करते हैं। तो आप इसमें आ सकते हैं और इसको इसकी फसल लेना भी बहुत सहज है, क्योंकि इसमें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। और हमारा जो गौमूत्र जो गौमूत्र जो खियार है, पाउडर है,
इसके माध्यम से तो आपको किसी रासायनिक खाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। और हम करते भी थे कि हमारे जो किसान थे आज से 30-35 साल पहले जो खेती करते थे, जिसे हम आज तो ऑर्गेनिक खेती कह देते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन जब हम खाद डालते ही नहीं थे तो क्या थी, तो प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक खेती थी। लेकिन ऑर्गेनिक खेती से हमें रासायनिक खेती पर, आधुनिक खेती पर डाल दिया गया। फिर बिना किसी कारण से, बिना सोचे समझे हमने आधुनिक खेती के रूप में अनावश्यक खादों का प्रयोग शुरू कर दिया। जब ज्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग शुरू किया, उसके साथ में हमारी फसलों की, हमारी मिट्टी की जो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी कमजोर होती चली गई, उसमें न्यूट्रिशन का अभाव होता चला गया। उसके साथ में ही कई तरह की बीमारियां जो तो उससे पहले नहीं होती थी, हमारी फसलों में वो बीमारियां लगने लगी। फिर उनकी रोकथाम के लिए हमें दवाओं पर डाल दिया गया, कीटनाशक का प्रयोग करने को डाल दिया गया, फंजीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने को मजबूर कर दिया गया। इससे किसानों को कई समस्याओं का सामना कर, हमारे स्वास्थ्य पर तो बुरा पड़ा। हमारी मिट्टी की जो मिट्टी का प्रदूषण बढ़ गया, पानी का प्रदूषण बढ़ गया, जो आसपास जो हमारे मित्र कीटाणु होते थे, जीव रहते थे, वो समाप्त हो गए। सबसे बड़ी चीज तो हमारी जो आहार संबंधी व्यवस्था वो प्रदूषित हो गई। उससे हमारे स्वास्थ्य पर, मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ा। इसलिए अनावश्यक बिना किसी कारण से सब कुछ खाते पीते हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार हमें सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी के कारण नहीं है, हमें ऐसी गंभीर बीमारियों ने गिरना शुरू कर दिया है, जिन बीमारियों के इलाज पर हम अपना घर परिवार, अपनी जमीन जायदाद, हम जितना भी जेवर है, जितनी भी कमाई है, सब कुछ उस पर लगा देते हैं, और ये बीमारी किसी भी उम्र में लग जाती है। तो मेरे मित्रों, आप यदि रासायनिक खेती से उबर चुके हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आप किसान हैं, छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, आपका 2-2.5-3 बीघे के आसपास जमीन है, तो आप कोई फसल लो, लेकिन साल में एक बार दाल की फसल अवश्य लो। दालों की फसल लेना है तो कुछ ज्यादा करने का प्रयास नहीं है। आप कुछ मत करो तो गोबर खाद का प्रयोग कर लो, कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर लो, हरी घास का प्रयोग कर लो। इनके माध्यम से बिना किसी रासायनिक खाद के आप दालों की फसल अच्छे से ले सकते हो। दालों की फसल लेंगे तो मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ेगा, मिट्टी में आपकी जो पोषण है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद यदि आप रबी की फसल लेंगे, खरीफ की फसल लेंगे, गेहूं लेंगे, चना लेंगे, मटर लेंगे, या फिर गन्ना लेंगे, या फिर आप चावल लेंगे, सब्जियां लेंगे, तो उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। उनकी उत्पादकता में आपको कम कम खर्चा करना पड़ेगा, तो इससे आपकी आमदनी बढ़नी है। दाल की फसलें सामान्यतः 3-3.25 महीने में पूर्ण हो जाती हैं। तो यदि ग्रीष्मकालीन दिनों के समय के अंदर जब गर्मी पड़ती है, उसी समय यदि जायद के रूप में आप दालों की खेती लेंगे, तो आप वो इससे अतिरिक्त आय होगी। और इसके लिए आपने सबसे पहले तो यही करना है, गोबर खाद का प्रयोग कर लिए। और यदि गोबर पका हुआ है, गोबर पूरी तरह से कंपोस्ट है, तो इससे आपकी मिट्टी में न केवल पोषण तत्व पहुंचेंगे, बल्कि उसका ह्यूमस, जीवन समाप्तता बढ़ जाएगी। और यदि ह्यूमस है तो फसलों को कम मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। तो दालों की फसलें कम से कम पानी में आप ले सकते हैं, कम से कम फर्टिलाइजर की मदद से ले सकते हैं। और यदि कम फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हो, कम पानी की आवश्यकता है, तो निश्चित समझिए कि बहुत सारी बीमारियों से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। उसे फंजीसाइड, निमोटाइड का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे में आपकी फसल तो अच्छी रहेगी, आप पे कम खर्चा आएगा। और इसके साथ में ये हमारा ये गौमूत्र क्षार है, इसका प्रयोग करेंगे तो इसके तो अद्भुत रिजल्ट है। इसके एक छिड़काव से यदि आपकी फसल कमजोर हो गई है, ग्रोथ रुक गई है, पीले पत्ते हो गए हैं, या वो कुमलाने लगे हैं, या कुछ जो पौध मर गए हैं, या फिर फसल तो अच्छी हो गई है, फसल ने तो अच्छी ग्रोथ कर ली है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो फूल झड़ रहे हैं, या फूल झड़ भी नहीं रहे, वहाँ फूल जो है फल के रूप में रूपांतरित होते हैं, बाली के रूप में रूपांतरित होते हैं, फल का आकार भी ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कच्ची अवस्था में टूट जाते हैं। तो ऐसे में मात्र एक छिड़काव इस गौमूत्र खाद का आप कर दीजिए, आप देखेंगे कि मात्र 8 दिन में आपकी जो कुमलाई, सूखी पीली जो फसल है, पौधे हैं, पुनः हरियाली हो जाएंगी, उनकी नई कोपलें फूटने शुरू हो जाएंगी, उनमें नई कलियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और निश्चित रूप से यदि आपने इस गौमूत्र खाद का एक फसल में 3 से 4 स्प्रे कर दिया, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता डबल हो जाएगी। मैं गारंटी इसलिए नहीं देता कि गारंटी देना
तो किसी को मोह जंजाल में फंसना है। लेकिन आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, आप इसके जो जो रिजल्ट हैं उन रिजल्टों से विस्मित हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इसमें कोई रसायन नहीं है। हमने गौमूत्र जो है, गौमूत्र को ड्राई फॉर्म में चेंज किया है। गौमूत्र में सैकड़ों तरह के रसायन होते हैं। गौमूत्र का प्रयोग तो हम अपने उपचार के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए करते रहे। गौमूत्र का प्रयोग तो हमारी जो माँ बहन बेटियां हैं, जब सब काल में होती हैं, बच्चे को जन्म दे रही होती हैं, बच्चे का जन्म सहजता से हो, बिना कष्ट के हो और बिना किसी कठिनाई के हो जाए, तो हम तो गौ माता का जो मूत्र है ताजे रूप में लेके अपनी माँ बहनों को पिला देते हैं, ताकि उनका प्रसव क्रिया सहजता से शीघ्र संपन्न हो जाए। तो उसी गौ माता के मूत्र को हमने इस ड्राई फॉर्म में, इस पाउडर फॉर्म में रूपांतरित किया है। जब पाउडर फॉर्म में इसको चेंज करते हैं तो इसकी जो जो सांद्रता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारे जो रसायन है, ये पोषक तत्व ऑर्गेनिक रूप में है। साथ ही गौमूत्र में इन जो 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 रासायनिक तत्व हैं, इनके कंपोजिशन से कई ऐसे विशेष केमिकल बनते हैं, केमिकल का निर्माण होता है जो हमारी फसलों के ऊपर जाके या हमारे स्वास्थ्य में जाके विशेष प्रभाव डालते हैं। इसलिए गौमूत्र के प्रयोग से यदि हम किसी जटिल असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं तो बीमारी का निराकरण हो जाता है। ठीक इसी तरह इस गौमूत्र क्षार का हम सॉल्यूशन तैयार करके अपनी फसलों पर करते हैं। तो उसके प्रयोग से तीन चीजें होती हैं। पहली चीज तो जो हमारी फसलों की फोटोसिंथेसिस क्रिया दोबारा शुरू हो जाती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है, वो दोबारा से अपना पोषण तैयार करना शुरू कर देते हैं। यदि हमारी फसलों के पत्ते फोटोसिंथेसिस क्रिया को समान रूप से करने लग जाएं तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है। दूसरी चीज, इसी गौमूत्र क्षार के साथ का प्रयोग जब स्प्रे के रूप में हम फसलों पर करते हैं तो फसलों के अंदर जो पादप हार्मोन्स होते हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, उनका निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और पादप हार्मोन्स फिर ग्रोथ में तो हेल्प करते ही करते हैं, शाखाओं को तीव्रता से बढ़ाते हैं, शाखाओं का विभाजन तीव्रता से होता है और शाखाओं का तो ग्रोथ होती है। उसमें फ्लावरिंग का समय है, पुष्प आने का समय है, तो अनायास पुष्पों की संख्या बढ़ जाती है। फिर पुष्प जब फल के रूप में, बाली के रूप में, बीज के रूप में रूपांतरित होते हैं तो उसमें भी वृद्धि हो जाती है, बीजों का आकार बढ़ जाता है, साथ ही उनकी पौष्टिकता में वृद्धि होती है। तो आप एक बार इसका करके देख लीजिए, आप निश्चित रूप से इसके चमत्कार को देखकर प्रभावित होंगे। और ये तो समझिए, मैं कोई जादू नहीं बता रहा, मैं कोई भ्रमित करने वाली कोई आंकड़े नहीं दे रहा कि मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट बेचना है। छोटा सा प्रयोग है, आप एक बार करके देखिए। और मैं तो इसको बहुत कम कीमत पर ट्रायल के रूप में, प्रयोग के रूप में आप तक पहुंचाता हूँ। आप इसका ट्रायल करना चाहते हो तो मेरे यहाँ से इसको निःशुल्क भी ले जा सकते हो। आप घर बैठे इसको कुरियर से, डाक से में भी मंगा सकते हो, उसमें सिर्फ डाक का खर्चा आपको देना है। आप प्रयोग करके देखिए, अपने रेल से मुझे बताइए, और यदि आप सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, आगे करके देखिए। और इसके माध्यम से मेरा मिशन तो ये है, मेरा तो टारगेट यही है कि हमारे अधिकांश किसान मित्र बिना किसी रसायन के, बिना किसी कीटनाशक के, पेस्टिसाइड के अपने कृषि की उपज ले सके और हर तरह की फसल ले चुके हैं। मैंने तो दालों का आपको बताया कि सिर्फ ये गौमूत्र क्षार दालों के लिए नहीं है, हर तरह की फसल पर इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसका रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे लिए कोई सेवा है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है आपके मन में, तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में आप लिख लीजिए, साथ में नंबर दे दीजिए, मैं आगे से आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों। ओया